अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज हम जन स्वास्थ्य के एक बेहद गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। भारत में निर्मित होने वाले कोल्ड और कफ के 4 सिरप अफ्रीका के एक देश गाम्बिया में मौत का कहर बनकर टूट पड़ा। भारत में निर्मित होने वाले ये कफ सिरप गाम्बिया में बेचे गए और वहाँ 66 बच्चों की अब तक मौत की आधिकारिक पुष्टि हुई है। और ये कफ सिरप पीने के बाद बच्चों की किडनी में बहुत भीषण डैमेज हुआ, लीवर खराब हुआ, आंतें खराब हुई, मानसिक बीमारियां हुई और उनकी नली कई ऐसी थी जो बहुत ही अंदरूनी उनके बॉडी के पार्ट्स हैं उसको डैमेज कर गई, जो मौत का कारण बनी। तो क्या वाकई में कफ सिरप में इस तरह का कुछ घालमेल हो रहा है जो पब्लिक हेल्थ के साथ एक बड़ा खिलवाड़ कर रहा है और वो भी बेजुबान बच्चों के साथ? तो हमें इसके बारे में खुलकर चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि जो ड्रग माफिया का सिंडिकेट है वो इतना ताकतवर है कि आप कल्पना करिए कि हरियाणा में बनने वाला कफ सिरप बेचा कहाँ जा रहा है? गाम्बिया, अफ्रीका। एक्सपोर्ट का लाइसेंस दुनिया भर के लिए, लेकिन बेचा सिर्फ एक कंट्री में जा रहा है। मामला गंभीर है और हमें इन कफ सिरप के बारे में और किस तरह की दवाएं मार्केट में मिल रही हैं इसके बारे में गंभीर चिंतन की बेहद आवश्यकता है। बहनों भाइयों, आज जब WHO ने कल एक रिपोर्ट जारी की तो वो बेहद चौंकाने वाली थी, बहुत ही डरावनी थी और गंभीर चिंता में डालने वाली। भारत में बनने वाला हरियाणा का एक कंपनी का कफ सिरप 4 उनके प्रोडक्ट गंभीर जन स्वास्थ्य के लिए खतरा बताए गए हैं और ये WHO ने बाकायदा इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया है। ये हरियाणा में एक प्राइवेट कंपनी द्वारा बनाए जा रहे थे और इस कफ सिरप को दुनिया भर के लिए लाइसेंस लिया गया, लेकिन बेचा सिर्फ अफ्रीका के गाम्बिया देश में जा रहा था। 66 बच्चे मर चुके हैं और जैसा कि मैंने कहा कि इसमें कुछ ऐसे खतरनाक रसायन और सॉल्वेंट मिलाए जाते हैं जो बच्चों की मौत का कारण बन रहे हैं, उनकी किडनी को डैमेज कर रहे हैं, उनके लीवर को डैमेज कर रहे हैं, उनका पूरा आंतरिक सिस्टम को ख़राब कर रहे हैं, मानसिक बीमारियां पैदा कर रहे हैं और ये खतरे की वजह से बच्चों की मौत हो रही है। ये तो हुई बात कि गाम्बिया में भारत के कफ सिरप की, भारतीय कंपनी के कफ सिरप के कारण कितनी बड़ी घटना हुई। लेकिन बहनों भाइयों, एक गंभीर और एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात करने की हमें आवश्यकता है। इसलिए आज मैंने गैर परंपरागत ये डिबेट आयोजित की है। क्यों की है? क्योंकि ये आपसे जुड़ी हुई है। क्यों डिबेट कर रहे हैं? ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। हम इस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? ताकि आपके और आपके बच्चों की ज़िंदगी को फिर कोई कफ सिरप जहर की घुट्टी न बन जाए। हमें समझने की आवश्यकता है और इस पर चिंतन करने की भी आवश्यकता और इस पर बहुत साइंटिफिक और जिम्मेदार होने की हमें आवश्यकता है। भारत का शायद ही ऐसा कोई घर हो, गरीब हो, अमीर हो, नौकरी पेशा वाला हो या इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कोई भी हो, भारत के हर घर में 2 शीशी जरूर मिलेगी। किसकी? कफ सिरप की, कोल्ड के सिरप की, बुखार के सिरप की। अगर घर में बच्चे हैं तो ये बोतल कई हो जाती, 3-4 हो जाती है। और भारत के साथ एक और मसला इंडियन कम्युनिटी के साथ कि यहाँ अस्पताल से ज़्यादा डॉक्टर सड़क पर हैं, घरों पे हैं, जो खुद डॉक्टर बने हुए हैं, अपनी दवा खुद लिख लेते हैं, बाजार से अपनी दवाएं खुद लाते हैं और खुद अपना ट्रीटमेंट शुरू कर लेते हैं, जबकि उनको पता ही नहीं कि किस दवा के क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, किस दवा की हमको किस डोज की कब कितनी आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि भारत में अस्पतालों में कम, सड़कों पर और घरों पे ज़्यादा डॉक्टर हैं। और ये कई बार हमारी ये ज़्यादा होशियारी, ज़्यादा चालाकी और ज़्यादा समझदार दिखने की कोशिश हमें और आपको और आपके बच्चों को जीवन को ख़तरे में डाल रही है। कृपया इससे बचिए। कोई भी घर आप देख लीजिए इंडिया में, सबके घर में 2 बोतल जरूर मिलेगी कफ सिरप। उसका कॉम्बिनेशन क्या है? कब इस्तेमाल करना चाहिए, कब देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए, किस अवस्था में देना चाहिए, क्या प्रिस्क्राइब्ड है, नहीं, इससे कोई मतलब ही नहीं। बस गए मार्केट में कफ सिरप उठा लाए, पी गए। कुछ लोग तो हैबिचुअल हो गए हैं, नशे के लिए कफ सिरप पीते हैं। तो ये कफ सिरप इंडियन ड्रग माफिया का बहुत बड़ा टूल है। ये कफ सिरप का धंधा अरबों डॉलर का है, वरना कोई कारण नहीं था कि हरियाणा में एक मामूली सी कंपनी दुनिया भर के लिए लाइसेंस पा जाती है और बेचती कहाँ है? गाम्बिया में। ये ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के नियामक प्राधिकरण की बहुत बेइंतहा लापरवाही है,
जिसने इंडियन कम्युनिटी की और इंडियन फार्मा कंपनीज की दुनिया भर में साख पर सवाल उठाए हैं, साख पर प्रश्न चिन्ह उठाए कि हमारा नियामक प्राधिकरण यानी रेगुलेटरी अथॉरिटी कितनी वीक और कितनी गैर जिम्मेदार हो सकती है कि यहाँ बनने वाली दवाएं बिना किसी जांच पड़ताल के सीधे विदेशों में भेजी जा रही हैं। अब ये बात अलग है कि वो कंपनी जिसके ड्रग्स, जिसके सिरप्स गाम्बिया में प्रतिबंधित हुए हैं, उसको सिर्फ एक्सपोर्ट का लाइसेंस था, यानी भारत में उसकी बिक्री कहीं नहीं हुई। लेकिन इस बात की गारंटी कौन लेगा कि जो इंडियन मार्केट में, भारतीय बाजार में आम उपभोक्ताओं के और मरीजों के लिए कफ सिरप उपलब्ध हैं, उसका कॉम्बिनेशन क्या है, फार्मूला क्या है? ये वाला फार्मूले का कुछ हिस्सा तो नहीं है। इसकी जांच कैसे होगी और हम इसे चेक कैसे करेंगे? और मैं फिर आप सबको आगाह करता हूं और चेतावनी भी देता हूं कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी कफ सिरप आप बाजार से ला रहे हैं तो आप अपने बच्चों की और अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। गाम्बिया की घटना को इंटरनेट पे जाइए, गूगल पे डालिए, पढ़ लीजिए। बहुत बड़ी त्रासदी निकल कर सामने आई, वो भी तब जब गाम्बिया की गवर्नमेंट ने इस घटना को दबाने की कोशिश की। दर्जनों की तादाद में बीबीसी की रिपोर्ट है कि मौतें हो रही बच्चों की। कौन रिस्पॉन्सिबल है? और अब तक उस कंपनी के खिलाफ नियामक प्राधिकरणों ने, राज्य और केंद्र की सरकारों ने व्यापक, बड़ी, ताबड़तोड़, डिसाइसिव कार्रवाई क्यों नहीं की? और बाजार में जो कफ सिरप मौजूद हैं, ये जहर की घुट्टी हैं, ये अमृत की दवा हैं, ये आपके लिए यूजफुल हैं कि नहीं हैं, इनका इस्तेमाल क्या है, आप इनका कैसे यूज कर सकते हैं, कब करना चाहिए, किस अवस्था में करना चाहिए, ये हमें देखने की बहुत आवश्यकता है। इसलिए मैंने आज गैर परंपरागत डिबेट आयोजित की है। आज आप इस मसले पर आए कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर मैं इस परिचर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। आज कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं होगी, आज सिर्फ कौन होगा? डॉक्टर्स होंगे। सुनिए। हाँ, मुझे जानकारी मिली है अपने देश के बाहर जो हिंदुस्तान में बने कफ सिरपन, उस पर कुछ आपत्ति आई है। हमने ऐसे सभी कफ सिरप जिन पर विवाद है या जो इस प्रकरण में सामने आए हैं, सबकी जांच की जाए और हमें 24 घंटे में रिपोर्ट दी जाए प्रारंभिक, और हम 3 दिन में विस्तृत रिपोर्ट मांगे हैं। हम किसी भी स्थिति में उत्तर प्रदेश में सरकार किसी भी स्थिति में ऐसे किसी कफ सिरप को अलाउ नहीं करेगी जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जो आज समाचार पत्रों के माध्यम से भी पता चला है कि इस तरह का हरियाणा में उनकी कंपनी के कैसे पाए गए हैं, तो उसकी जांच के नमूने ले लिए गए हैं। तो जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही अग्रिम कुछ कहना संभव होगा। लोग अपने आप सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं और मेडिकल स्टोर वाले भी अपने स्तर से बेच रहे हैं, इसीलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन को ये संज्ञान लेना पड़ा। अब अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई दवाएं हम जो है, ये आलू प्याज नहीं है कि आप सब्जी मंडी से डायरेक्ट खरीद लाएंगे। दवा है, इसका इफेक्ट भी हो सकता है, इसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है, इसलिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही दवा कफ सिरप लें। 1937 में अमेरिका में दवाओं में 2 तरह के केमिकल इस्तेमाल होते थे। 1937, अब से तकरीबन 80-85 साल पहले। उसकी वजह से वहाँ सैकड़ों लोगों की मौत हो गई और अमेरिका में सख्त कानून बनाया गया और इन दोनों साल्वेंट पे प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन खबर है कि जो गाम्बिया में भारत की कंपनी का सिरप है, उसमें ये दोनों साल्वेंट पाए गए हैं जो जहर है। एंटी फ्रीजिंग में ये इस्तेमाल होते हैं, इंडस्ट्रियल यूज है इनका। लेकिन इसे पिलाया किसे जा रहा था? बच्चों को। तो अब देखिए कि जो भारत के बाजार में बिक रहे हैं, उन कफ सिरप में क्या है, इसकी जांच होनी चाहिए। और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को और जो राज्यों के FSDI वाले हैं, उनको इस बारे में सख्ती से जांच करने की आवश्यकता है। तो आज की परिचर्चा में सिर्फ डॉक्टर और बहुत ही मशहूर चिकित्सक डॉक्टर सूर्यकांत जी मेरे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर लोकेंद्र गुप्ता जी मेरे साथ मौजूद हैं, फार्मर CMO डॉक्टर SNS यादव मेरे साथ मौजूद हैं। थोड़ी देर में PGI की बहुत ही मशहूर चिकित्सक डॉक्टर प्याली घोष मेरे साथ जुड़ेंगी। फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा के डायरेक्टर डॉक्टर DK गुप्ता और पद्मश्री M वली साहब सर गंगा राम हॉस्पिटल से हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई आज आप सब लोगों को देखकर कि आप सब विद्वान जनों ने अपना कीमती समय आज की परिचर्चा के लिए निकाला। लेकिन दुखद बात है कि हमें उन बच्चों की मौत के बारे में, जो कुछ भी गाम्बिया में हुआ, बहुत अफसोस है। एक भारतीय होने के नाते ये हम सब का नैतिक कर्तव्य है कि हमें सबको दुख प्रकट करना चाहिए कि इंडियन फार्मा कंपनी के द्वारा बेचे गए कफ सिरप की वजह से गाम्बिया में बच्चों की
मृत्यु हुई, निधन हुआ। इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर सूर्यकांत, सबसे पहले मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं। काफ़ी दिनों के बाद परिचर्चा में आज हम सब इकट्ठा हो रहे हैं। ये बड़े मेरे लिए बड़ा गर्व का विषय है कि आप सबने समय निकाला। ये जो गाम्बिया की घटना है और ये जो कप सिरप बाज़ारों में बिक रहे हैं, ये कितने घातक हैं। और जैसा मैंने अभी डिबेट में कहा, कोई घर आप तलाशी ले लीजिए डॉक्टर साहब, हर घर में कप सिरप मिलेगा आपको। ठीक बात है। देखिए प्रदेश जी, पहले तो मैं आपको और आप भारत समाचार को दोनों को बधाई देता हूं कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर शायद अकेला न्यूज़ चैनल होगा जिस पे ये इतनी इंपॉर्टेंट डिबेट हो रही है, और इस डिबेट में कोई पॉलिटिशियन नहीं है, केवल डॉक्टर्स हैं। और दूसरी बात यह है कि मैं उन 66 बच्चों को और जाने कितने अनजाने और बच्चों को इस दुनिया में नहीं है, उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूं। उनके साथ मेरे परिवार के साथ संवेदनाएं हैं। ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। कप सिरप एक ऐसी चीज़ है कि आदमी अपने बच्चे को जब कोई भी दवा देता है तो पूरी तरह से उसको ये एहतियात कर लेना चाहिए, उसको बिल्कुल गारंटी कर लेना चाहिए कि भाई हम जो लाए हैं वो डॉक्टर की सलाह से लाए हैं और सुरक्षित लाए हैं। मैंने अभी जो आपने दिखाए कुछ बयान, उसमें मैंने कहा है कि भाई ये कप सिरप आलू प्याज नहीं है कि कोई भी चला जाएगा और बाज़ार से ले आएगा। आलू भी आप देखते हैं कि भाई मीठा तो नहीं है, सड़ा तो नहीं है, गला तो नहीं है, तो इस दवा भी इसी तरह से होती हैं। अब जैसे ठीक कहा आपने कि ये जो डिबेट है बेसिकली डैग और पैग के बीच में है। डैग माने है डाई इथाइल ग्लाइकोलिन, जिसके बारे में पूरी चर्चा हो रही है। जो अभी आपने कहा कि 1937 में ये एथिलीन ग्लाइकोल और डाई इथाइलिन ग्लाइकोल ये दोनों इस्तेमाल बैन कर दिए गए थे। और दूसरा है इसका ऑल्टरनेटिव क्या है। ऑल्टरनेटिव है पैग, पैग यानी PEG। वो कुछ आपके दर्शक गलत ना सोच जाएं, इसलिए मैंने क्लियर किया। तो इस पैग और डैग का मतलब यह है कि हमें इसके ऑल्टरनेटिव में जो अब हम इस्तेमाल करते हैं वो पैग इस्तेमाल करते हैं, यानी पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, जो बिल्कुल सुरक्षित है और किसी तरह का उससे कोई नुकसान बच्चे को, बड़े को, बुजुर्ग को नहीं होता है। अब समस्या यह है कि इतने दिनों बाद, इतनी घटनाएं होने के बाद, 1937 में हुई, फिर अभी बांग्लादेश में हुई थी कुछ साल पहले, हमारे देश में भी कई राज्यों में ऐसी घटनाएं हुई डैग के कारण, लेकिन फिर भी कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो अभी भी इसको, जैसे आपने कहा कि सॉल्वेंट के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं। उसके कारण है, उसका कारण है कि डैग सस्ता है, पैग महंगा है। तो अब सिर्फ क्या हमारा पैसा कमाना ही सिर्फ उद्देश्य होना चाहिए, और सिर्फ जो हमें क्या, जो हम दवा दे रहे हैं, दवा तो जान बचाने के लिए होती है, जान लेने के लिए तो होती नहीं है। तो ये, और दूसरा मैं फिर आज एम्फसाइज करूंगा अभी, डॉक्टर साहब, ये जिन दवाओं को, जिन 2 केमिकल का आपने जिक्र किया जिस पर अमेरिका में प्रतिबंध लगा, WHO की प्रारंभिक रिपोर्ट बताती है कि जो गाम्बिया में कप सिरप इंडियन कंपनी का पाया गया, उसमें इनकी मात्रा जरूरत से कहीं ज्यादा तेज दिखती है। जी हाँ, देखिए 1500 मिलीग्राम से ज्यादा अगर मात्रा हो जाए तो बहुत ही ये टॉक्सिक, बहुत ही डेंजरस, जानलेवा हो जाता है। ये तो जहर है डॉक्टर साहब। हाँ, जहर है, ये बिल्कुल जहरी है। टॉक्सिलॉजी में इसे जहर का दर्जा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, टॉक्सिक पॉइजन का दर्जा है। टॉक्सिक ही नहीं, इसको एकदम आप सही कह रहे हैं, जहर का मतलब ही पॉइजन का दर्जा है। तो इसलिए ये तो मेरे ख्याल से बहुत ही चिंता का विषय है, संवेदनशील विषय है कि इतनी टेस्टिंग होती है। आप सोचिए कि पहले आपको सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO, जो हमारे DCGI के अंदर कार्यरत एक नियामक बोर्ड है, CDSCO, उससे पास करना होता है। उसको पास करने के बाद GCP यानी गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस, उससे अप्रूव कराना पड़ता है। और फिर उसको बाद आपको जो एक्सपोर्ट का लाइसेंस है उसको लेते समय फिर आपको टेस्टिंग करानी पड़ती है। अब इतनी टेस्टिंग के करने के बावजूद, और ये भी नहीं कि एक बार आपने बना लिया और आपका अप्रूवल हमेशा के लिए हो गया। डॉक्टर साहब, मैं कहना चाहूंगा, हर बैच में टेस्टिंग होती है, बट इंडियन रेगुलेटरी अथॉरिटी जी एक्सपोज्ड हो गई दुनिया के सामने कि कोई टेस्ट नहीं करते हैं आप, वरना जहर कैसे सप्लाई हो रहा था। नहीं, अभी ये कहना तो थोड़ा जल्दी होगा क्योंकि ये जांच का विषय है। किस स्टेज पर और कहाँ किसकी गड़बड़ी है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगी। हमारी जो DCGI है, और मैं आपको बता दूं कि DCGI की बहुत सारी कमेटी का मैं स्वयं मेंबर हूँ, एक्सपर्ट मेंबर हूँ। और हम लोग ने, आपको मैं आज मौका मिला तो इसलिए बता देता हूँ, वैसे मैंने कभी बताया नहीं, कि बहुत सारी कोविड की वैक्सीन रही हों या और भी कोई चीज़ रही हों, मैं उसमें खुद एक्सपर्ट मेंबर रहा हूं। और हम लोगों ने बिल्कुल ठोंक बजा के, और तभी हम लोग कोई ट्रायल के लिए अप्रूवल देते हैं, और ट्रायल के बाद प्रयोग के लिए अप्रूवल देते हैं। इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन में बहुत सारी वैक्सीन आई इस तरह की। तो प्रोसेस तो बहुत ही टीडियस मुझे आप ये अश्योर करो, और बहुत से लोग इस वक्त टेलीविजन देख रहे हैं, घरों में सब कोई इस्तेमाल करता है इस कप सिरप, कोल्ड सिरप को, तो जो इंडियन मार्केट में मौजूद है ये कितने सेफ हैं?
देखिए, अभी इंडियन मार्केट से तो ऐसी कोई खबर आई नहीं है। पिछले 20 सालों में तो मैंने देखी नहीं है कि छुटपुट केवल कुछ केरल और कुछ राज्यों को छोड़कर जहां पर ये कंसंट्रेशन पाया गया था। तो अगर किसी में कंटामिनेटेड पॉइजन नहीं है, कंटामिनेटेड टॉक्सिन्स नहीं है, तो जितने कप सिरप हैं वो सुरक्षित हैं। हाँ, मैं एक चीज़ और ज़रूर कहूँगा कि 3 तरह के कप सिरप होते हैं। पहले हम आपको दर्शकों को बता दें ये कप सिरप का व्याख्या और वो क्या है, क्लासिफिकेशन। 3 तरह के कप सिरप होते हैं, जिसमें एक तरह का कप सिरप ऐसा होता है जिसमें कोडीन मिला होता है। अब ये जो कोडीन वाले कप सिरप होते हैं, ये एक्सपर्ट की सलाह से कुछ खास स्थिति में ही दिए जाते हैं, और हमने देखा है इन कोडीन के कप सिरप को लोग सीधे मार्केट से या खुद परचेज कर लेते हैं और इनको नशे की आदत पड़ जाती है। नहीं तो मैं बता दूं, खुद नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। कोडीन कराना चाहिए, जिसमें कोडीन मिला हो वो एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए, और जितना डॉक्टर बताए उतने समय के बाद बंद कर देना चाहिए। जैसे मैं खुद बताऊं, किसी के खांसी में खून आ रहा है तो हम खुद लंग के स्पेशलिस्ट हैं, जब फेफड़े से खून आ रहा है तो हम खुद कोडीन वाली कप सिरप देते हैं, लेकिन उसकी समय सीमा है। अगर आप लंबे समय तक लेते रहेंगे तो इसकी आदत पड़ जाती है, एडिक्शन हो जाता है, तो वो एडिक्शन के शिकार हो जाते हैं। तो इसलिए ये ओपियम प्रोडक्ट है, ओपॉइड प्रोडक्ट है, बहुत सेफ प्रोडक्ट नहीं है लंबे इस्तेमाल के लिए। तो इसको डॉक्टर की सलाह से एडवाइजरी ये है कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के जी किसी भी तरह का कोई भी कप सिरप लेना। देखिए, आप देखिए ना, पूरी दुनिया में तो आप जाइए तो पैरास्टामोल भी आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलती है। हमारे देश में तो यहाँ तो सर घर घर डॉक्टर भी, मैं कह रहा था ना, अस्पताल से ज्यादा सड़क ठीक कहा, पर, शुरुआत में ही कहा, और हर घर में डॉक्टर। जी जी, किसी से पूछ लीजिए, 4 सलाह मुफ्त में आपको। जी जी, आप ही को बता देगा कि ये डॉक्टरी दवा लीजिए। बहुत से मरीज आते होंगे आपके पास जो आप ही को एडवाइस देते होंगे कि आपको ये लिखना चाहिए। मैं पद्मश्री डॉक्टर एम वली साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सर गंगाराम हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, बहुत ही जाने माने और प्रख्यात चिकित्सक हैं। वली साहब, बहुत शुक्रिया, काफ़ी दिनों के बाद आपको देख रहा हूं, बहुत अच्छा लग रहा है। वली सर नमस्कार। आप मुझे ये सर बताएं कि ये जो कुछ भी गाम्बिया में मसला सामने आया इंडियन फार्मा कंपनी का, और इनका कफ सिरप जो बहुत जहरीला था, बहुत बच्चों की मौत हुई है, तो ये कफ सिरप इंडियन मार्केट में जो मौजूद है, इनको लेकर मेरी गंभीर चिंता है, जो हर घर में इस्तेमाल हो रहा है। आपकी ब्रजेश जी, ये चिंता बिल्कुल जायज है, और मैं आपकी इस बात से भी इत्तेफाक करता हूँ। आपने कहा कि जाने कितने बच्चों की मौत हुई होगी। ये जो 6 और 6 का डाटा है, मेरा भी इसमें ज्यादा विश्वास नहीं हो रहा है। और ये मैं आपको बताऊं कि ये प्रोमेथाजीन के नाम से और कोफैक्स मेलिन के नाम से, मैकॉफ के नाम से और मैग्रिप के नाम से, ये इंडिया में लकीली नहीं है। ये ब्रांड्स जो हैं, और ये जो मेडन फार्मा है, ये भी बहुत ज्यादा प्रचलित कंपनी में नहीं है। तो ये कैसे, ये इतना बड़ा इन्होंने कई बैचेस बना के कैसे भेजा है, तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। आपने जो मुद्दा उठाया है ये बहुत जायज है। ये हम सबकी जीवन से, हम सबके बच्चों के जीवन से संबंधित मुद्दा है, और ये मुद्दा बहुत भारी है, और ये कॉमन डिनोमिनेटर है जो जिसकी अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, सूर्यकांत जी। ये जो इसका सॉल्वेंट है, या इसको एंटी फ्रीज हम कहते हैं कि फ्रीज ना हो, तो ये दोनों जो ग्लाइकोल्स हैं, तो ये इसमें कहीं गड़बड़ लगती है मुझे, और इसकी मात्रा में गड़बड़ लगती है। तो ये बेसिस ही चारों सिरप का गड़बड़ है, तो वहीं कहीं गड़बड़ है। अब ये चूंकि जांच का विषय है, और हम आमतौर से ऐसी चीजें कमिट नहीं करते हैं जो जांच के अंडर में चल रही हैं भारत सरकार की ओर से और WHO की ओर से। लेकिन हमारी सरकार ने बहुत ही अच्छी बात इसमें कही है कि WHO को पूरी उससे हमको बैच वाइज और कंपोजिशन वाइज बताना चाहिए था कि कहाँ उन्होंने ये गलती की है, और ये ब्लैंकेट अनाउंसमेंट करने से पहले थोड़ा सा इसको देखना चाहिए था। ये बहुत जरूरी था। और हमारे यहाँ तो आपको पता है कि जब एक मामला खुलता है तो बहुत सख्ती से उसकी जांच होती है, उसमें कोई ढिलाई नहीं होती। पर सर, मेरा कंसर्न ये है कि जो इंडियन मार्केट में कफ सिरप या कोल्ड सिरप या बच्चों के सिरप अवेलेबल हैं, लोग जाते हैं दुकानों से, उन्हें डायरेक्ट परचेज कर लेते हैं और बिना डॉक्टर के पूछे खुद ही सेवन शुरू कर देते हैं। ये कितना घातक है, और आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि क्या ऐसे ही मनमाना जाओ और ले आओ दुकान से और पी लो? आजकल तो फोन पे आ जाते हैं साहब, बहुत ज्यादा एडवांस हो गए। बड़े शहर तो फोन करिए, केमिस्ट घर पे दवा लेके 5 मिनट में खड़ा होता है उसका आदमी। तो ये बहुत गलत प्रचलन हो गया है। हमने कुछ चीजें जो हमारे गुरुओं ने हमको पढ़ाई थी, हमारे गुरु ने ये पढ़ाया था कि बगैर मरीज देखे दवाई मत लिखो। हमारे गुरु ने ये बताया था बगैर मरीज देखे प्रिस्क्रिप्शन फोन पे एडवाइस ना करो। अब कुछ चेंजेस आए हैं, उसके लिए हमको अपने को साधना पड़ेगा।
हमको उसकी सेफ्टी और उसकी एवेल्युएशन करनी पड़ेगी दोबारा से। आपने जो बात उठाई है ना, ये बहुत जायज है कि बगैर प्रिस्क्रिप्शन के और ऐसी ही मार्केट से 90% लोग ये कर रहे हैं कि आपको फोन कर दिया या जाके केमिस्ट की दुकान पे भैया कोई अच्छा सा, उनका ये होता है अच्छा सा खांसी का शरबत दे दीजिए। अब केमिस्ट अपनी मर्जी से या जिसको उसको बेचना है, जिसमें उसको स्कीम है, कोई जिसमें उसका इंटरेस्ट है वो देगा। तो ये गलत है और ये बिल्कुल गलत है। मैं तो इन सब सिरप के बेसिकली खिलाफ हूँ। मैं तो कहता हूँ जब तक एब्सोल्युटली एसेंशियल ना हो हमको इस तरह की कोई भी मेडिसिन नहीं यूज करनी है जब तक। सर इंडियन क्या है, सोसाइटी का एक दुर्भाग्य क्या है कि केमिस्ट की शॉप जो है वो अस्पताल हो गई है और हर इंसान खुद में डॉक्टर हो गया है। सही कहा आपने। ये केमिस्ट जो हैं ये कभी कभी हम लोगों के पर्चों में भी वो नुक्स निकालते हैं कि अरे इससे अच्छी तो दवा मैं दे देता हूँ। करेक्ट, ये सब चलता है। अरे आपका प्रिस्क्रिप्शन चेंज कर देते हैं, वो दवाएं बदल देते हैं। दवाई इसलिए बदल देते हैं, वो कहते हैं जी इससे अच्छी मैं देता हूँ। हाँ, वो तो अथॉरिटी हो गया ना, उसके हाथ में दवा है और मरीज की जेब में पैसा है। हम तो घर बैठे हुए हैं, हमारे पर्चे के साथ क्या हशर हो रहा है ये हमको नहीं पता होता। तो ये बात, तो सर आप क्या प्रिस्क्राइब करोगे जो लोग भी इस वक्त लाइव आपको सुन रहे हैं कि जाओ और खरीद लाओ या फिर डॉक्टर से लिखा के आओ तब पियो दवा? मैं तो अपने सब बंधुओं को भी, डॉक्टरों को भी, मरीजों को भी, आम जनता को भी ये कहूंगा, अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी, जब तक ऐसा करना नितांत आवश्यक ना हो, इस तरह के कफ सिरप को अवॉइड किया जाए। हमारे पास मुलहटी है, हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं खांसी के इलाज के लिए, हमारे पास हनी है, हमारे पास अदरक है, हमारे पास इतनी अच्छी सेफ आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं। उनके लिए मैं तो कहता हूँ कि लीवर की बीमारी के लिए भी आयुर्वेद में बहुत अच्छी दवाएं हैं। सर कुछ ना मिले तो लौंग चबा लो सर, वो सबसे सेफ है, सबसे सेफ है। लौंग खा लीजिए। हमको जाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं जी कि हम अपनी इंडिजिनस मेडिसिन को प्रमोट करें। बहुत शुक्रिया सर। मैं इस कार्यक्रम को एक कड़ी आगे बढ़ाता हूं। लखनऊ के पूर्व सीएमओ डॉक्टर SNS यादव मेरे साथ मौजूद हैं और देखिए क्या इत्तेफाक है कि कोविड टाइम के बाद आप सबका फिर आज इस पैनल पे मिलना हुआ। मुझे अच्छा लगा आप लोगों को देख के। डॉक्टर यादव बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कीमती वक्त अपना निकाला। ये बताइए, ये जो कफ सिरप का सिंडिकेट है ये तो इतना ताकतवर है कि ये डॉक्टर साहब अभी सूर्यकांत जी बता रहे थे 3 स्टेप होते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए और तीनों वो जंप करके और सिर्फ एक ही कंट्री को बेचता है। इसलिए मुझे डाउट हुआ भाई जब आपके पास दुनिया भर में लाइसेंस है बेचने का तो सिर्फ गाम्बिया ही आपका क्यों खरीद रहा है? इसका मतलब कि कोई एजेंट है वहाँ, कमीशन फिट है और कंपनी सप्लाई भेज रही है, वहाँ बच्चे पी रहे हैं, मर रहे हैं। तो मौत के सौदागर हैं ये लोग। ब्रिजेश जी, मैं आपसे पूर्ण रूप से सहमत हूं जो आपने कहा। डॉक्टर सूर्यकांत से भी सहमत हूं, डॉक्टर बली से भी सहमत हूं कि कोई भी दवा बिना प्रॉपर चेक करके, बिना कंपोजिशन को जाने हुए और साथ साथ उचित मात्रा में, अगर कफ सिरप भी है तो अगर हमारा डॉक्टर कहता है कि 10 बूंद दो, आधा चम्मच दो, जो क्योंकि जो बच्चे मरे हैं 0 से 5 साल के ज़्यादा हैं, हमने भी देखा था NDTV और समाचार पत्रों में, तो उस प्रॉपर डोज में देना चाहिए। आप सभी की बातों से मैं समझ, लेकिन दूसरा पहलू ये है कि क्या उन बच्चों को क्या बीमारियां थी इसकी जांच होनी चाहिए। किडनी फेल्योर हुआ, किडनी रीनल फंक्शन शट डाउन हुआ, तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि 0 से 5 साल में होती हैं, जिसमें किडनी फेल्योर होता है, बुखार होता है, खांसी होती है, डायरिया होता है, इस टाइप से है जी। मैं ऐसी बीमारियों को 10 बीमारी गिना सकता हूं जिसमें क्या उन बीमारी की वजह से मरे या कफ सिरप की वजह से मरे। अगर वो बच्चे मरे हैं सर, तो मेरे पास ग्लाइकॉल की मात्रा WHO की एक इनिशियल रिपोर्ट है, वो मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं। चूंकि आपने ये कहा कि बच्चे मरे कैसे, कोई और बीमारी तो नहीं। जो इनिशियल रिपोर्ट है WHO की, उसके मुताबिक पेट में दर्द, उल्टी, डायरिया, पेशाब करने में तकलीफ, सिर दर्द, मानसिक स्थिति में बदलाव और एक्यूट किडनी इंजरी ये पाई गई है। सर देखिए ब्रिजेश जी, हम लोग भी यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। मैं खास तरीके से रीनल प्रैक्टिस में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, किडनी के प्रैक्टिस में। अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले इसी साल 5-6 साल के बच्चों को देखा जो इस टाइप से था, जिसको कहते हैं हम लोग हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम।
वो ज़्यादातर ई कोलाई बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है, साथ साथ कभी कभी न्यूमोकाकल से भी होता है। वो सिंड्रोम हमने देखा, हम लोग उसका इलाज भी किए, हम उसका डायलिसिस भी किए और वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। कुछ समाचार पत्रों ने छापा भी था हम लोग का, ये उर्दू के समाचार पत्र और हिंदी के दोनों समाचार पत्रों ने छापा था कि इस तरीके के 5 साल के बच्चों को हम लोग डायलिसिस करके जो घीम फिर के ठीक किया। क्या पता वहाँ पर जो आपका गाम्बिया जो कंट्री है 27-28 लाख आबादी का देश है, अति पिछड़ा है, बिल्कुल ये आपका जो क्लाइमेट है वो भी सुटेबल नहीं है, इन्फेक्शस डिजीज हाई है, तो हमको और भी सर ऐसे ही तो गरीब और लो इनकम कंट्रीज में ड्रग माफिया अपना कारोबार करता है सर। यूरोप में थोड़ी करेगा सर, यूरोप में तो हाथ जेल में डाल देते अब तक। यूरोप अलाउ ही नहीं करेगा, ब्रिटेन अलाउ ही नहीं करेगा, अमेरिका अलाउ ही नहीं करेगा, एशियाई कंट्री अलाउ ही नहीं करेंगे, तो आप डम कहाँ करते हैं? लो इनकम गरीब कंट्री में जहर बेचते हैं सर। बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इससे मैं आपसे सहमत हूँ। लेकिन जब जो WHO का है कि जब तक पूरी जांच न हो जाए इस बीमारी से मरे या कफ सिरप से मरे या अन्य बीमारी से मरे जो बच्चे, जहाँ की इन्फेंट मार्टलिटी रेट है, तब तक हम लोग को अपने इस पूरे कंट्री के ऊपर, अपनी संस्थाओं के ऊपर ब्लेम लगाना उचित नहीं। सर मेरा एक और कंसर्न ये है कि जो इंडियन मार्केट में कफ सिरप मौजूद है और बिना बताए गए केमिस्ट के यहाँ लाओ फला सब सिरप और घोट गए, 20 सीसी पी जा रहे हैं महीने में लोग। हर घर में मिलेगी 2 सीसी आपको, अगर ना मिले तो आप बताइए किसी घर चेक करा लो। देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये कफ सिरप का इस्तेमाल तो कम से कम करना चाहिए। कफ सिरप से कोई बीमारी जड़ से नहीं खत्म होती, एक सिम्टम को दबाने के लिए कफ सिरप। इसे डॉक्टर सूर्यकांत भी और डॉक्टर बली भी कहते हैं कि हमारी इंडिजिनस बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम लोग कहते हैं स्टीम इनहेलेशन ले लीजिए, मुलेठी चबा लीजिए, आपने कहा लौंग ले लीजिए, इस टाइप से बहुत सी चीज़ें हैं जो कि उसको गले के इरिटेशन को कम करती हैं। तो वो इसका इस्तेमाल कम से कम। सर बहुत शुक्रिया आपका। मैं डिबेट को नेक्स्ट स्टेप की तरफ ले चलता हूँ। फेलिक्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर और जाने माने चिकित्सक डॉक्टर DK गुप्ता मेरे साथ नोएडा से इस वक्त जुड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुप्ता, आप कार्यक्रम का हिस्सा बने। ये घटना आपके भी संज्ञान में आई होगी और निश्चित तौर पर आपने इसके बारे में जानकारी भी जुटाई होगी। ये घटना बड़ी दुखदाई है और बच्चों की इस तरह से मौत बहुत ही त्रासदी वाली बात है। मेरा कंसर्न अब इंडियन मार्केट में जो ये कफ सिरप मौजूद हैं, ये सही वक्त है कि इन सब की व्यापक, गंभीर, टेक्निकल, साइंटिफिक और हर तरीके से गुड प्रैक्टिस जो डॉक्टर साहब बता रहे थे, ये सब जाँच हो जानी चाहिए। जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं ब्रजेश जी। मैं एक बात बताऊंगा, मैं बच्चों का भी डॉक्टर हूं, तो नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि जो 5 से 6 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनमें हम लोग कफ सिरप अलाउ नहीं करते और प्रिस्क्राइब नहीं करते। नॉर्मली जितने भी कफ सिरप होते हैं जिनमें प्रोमिथाजीन है, कोडीन है या कोई एंटी हिस्टामिनिक है कंपोनेंट है या डिकंजेस्टेंट है, नॉर्मली इन सब के साइड इफेक्ट होते हैं। बहुत सारे बच्चों में हाइपरटेंशन कर सकते हैं, इरिटेशन कर सकते हैं, लूज मोशन, वॉमिटिंग, डायरिया कर सकते हैं, टैकी एरिथमियाज कर सकते हैं हार्ट में, तो ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो नॉर्मली अवॉइड करे जाते हैं जब तक कि बहुत ज़्यादा सीवियरली इंडिकेटेड ना हो। स्पेशली जब कोई ब्रोंकोस्पाज्म होता है तो हम लोग ब्रोंकोडायलेटर्स को फिर प्रीफर करते हैं, बट कफ सप्रेसेंट को हम नहीं देते। बट कहीं ना कहीं कल्चर और चलन हो गया, खाली डॉक्टरों की गलती नहीं, इसमें पेरेंट्स की भी गलती है, अटेंडेंट्स या मरीज की भी गलती है। हाँ, सबको तुरंत रिलीफ चाहिए, सब चाहते हैं तुरंत आराम मिल जाए, सब चाहते हैं जो अंदर बलगम फंसा हुआ है उसको कैसे सप्रेस कर दिया जाए, चाहे उससे नशा हो जाए, चाहे उससे कफ सप्रेसेंट हो जाए, आपके रिफ्लेक्सेस डाउन हो जाए, उसके साइड इफेक्ट हो, उसका कोई लीथल इफेक्ट हो, बट वो चाहते हैं 3 दिन 2 दिन की दवाई में कफ सप्रेसेंट मिल जाए और हमारी खांसी ठीक हो जाए। डॉक्टर जो अच्छा होता है वो चाहता है काउंसलिंग करता है, डॉक्टर को टाइम देना चाहिए कि जो बलगम जमा हुआ छाती में उसको निकालने के लिए हमें ब्रोंकोडायलेटर देने, ब्रोंकोस्पाज्म को ठीक करना है, एंटीबायोटिक दे के इन्फेक्शन ठीक करना है और कफ धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगा। कफ तो एक हमारी नेचुरल रिफ्लेक्स है, हमने बताया नहीं कि फिजियोलॉजिकल रिफ्लेक्स है, ये पैथोलॉजिकल नहीं है। कुछ भी गले में फंसा होगा, कोई एलर्जी होगी, कोई इरिटेशन होगा, कोई बलगम होगा, कोई इन्फेक्शन होगा, तो हमारी बॉडी मतलब उसको निकालने की कोशिश करती है कफ के माध्यम से। अब बात करते हैं इसकी कंपनी की। इस कंपनी की जो हिस्ट्री है वो सबको पता है। इस कंपनी लाखों लीटर प्रोडक्शन की क्षमता है कफ सिरप की, और जो प्रोमिथाजीन वगैरह हम बच्चों में वैसे भी अवॉइड करते हैं। जो कल्प्रिट निकल के आया, WHO ने जो बताया कहीं ना कहीं हद तक सही है, अभी तक कोई उसका कॉन्ट्राडिक्शन या कहीं खनन नहीं हुआ उसका। जो अभी तक बात आई है कि डाईइथाइलिन ग्लाइकोल जो है, जो एंटी फ्रीजिंग एजेंट है, जो सॉल्वेंट है, जो पैक की डॉक्टर साहब बात करते हैं, उसका सस्ता सब्स्टिट्यूट है, जिसकी
थोड़ी सी एक्स्ट्रा मात्रा भी हानिकारक हो सकती ये है। जो डॉक्टर सूर्यकांत बता रहे थे कि ये पेग का सब्स्टिट्यूट है, बट ये जहर है और दुनिया के सभी देशों में ये प्रतिबंधित है। आप मानोगे नहीं, दुनिया में बहुत सारे देशों में प्रतिबंधित है। ये फूड में भी मिलाया जाता है और ड्रग्स में मिलाया जाता है। खासकर ऑस्ट्रेलिया, यूएस, एफडीए इन सब ने प्रतिबंधित कर रखा है। या जैसे टूथपेस्ट वगैरह मिलाया जाता है तो बहुत कम मात्रा में इसकी डोज मिलाई जाती है। अब ये छोटी कंपनियां, खास करके जो जनरिक कंपनियां हैं, इनके अपने संसाधन कम होते हैं, इनके रेट बहुत सस्ते होते हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे स्ट्रिंजेंट क्वालिटी कंट्रोल्स नहीं होते। भले ही हमारी जो सीडीएस को है, डीसीजीआई है, इन सब ने पॉलिसी बना रखी है, सब ने प्रोसेस बना रखी है, सब ने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं, इन्होंने क्वालिटी स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेशन मिल रखा है, जीएमपी सर्टिफिकेट ले रखा है। बट कहीं ना कहीं कॉस्ट सेविंग करने के लिए वो लोग अपनी क्वालिटी को बहुत अच्छा नहीं करते और जो मार्जिन हाई रखने के लिए, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए सब करते हैं, उसमें कभी कभी मात्रा बढ़ गई, घट गई। सर मेरे दो कंसर्न है, एक तो ग्लोबल मार्केट में इंडियन फार्मा की रेपुटेशन पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि दुनिया में जो सबसे बड़ी रेगुलेटरी और एडवाइजरी अथॉरिटी है WHO, उसने बाकायदा नाम लेकर मेंशन किया है। आप सच से पर्दा हम लोग डाल ही नहीं सकते, दुनिया भर को उसने बता दिया कि आपके यहाँ की कंपनी ने क्या कांड किया है। मेरा इससे बड़ा कंसर्न ये कि जो इंडियन मार्केट में उपलब्ध हैं, इनका क्या करें, इनको कैसे जांचें। लोग तो गए केमिस्ट के यहाँ, अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, उठा लाए, पी गए सीसी घटाघट। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वैसे भी मैं बताऊं, इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, इसका बहुत अच्छा नाम विकसित देशों में नहीं है। यूरोप हमसे नहीं खरीदता, अमेरिका हमसे नहीं खरीदता, या कोई ऐसे विकसित देश हैं जो हमसे नहीं खरीदते। हमसे कौन खरीदता है? अफ्रीकन कंट्रीज, मिडिल ईस्ट कंट्रीज, रसिया, जहाँ पे सस्ती दवा चाहिए उनको वो लोग खरीदते हैं। हमारा जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ा साइज है, बिलियंस डॉलर्स में, मतलब इतना कि लाखों करोड़ों साल रुपए का हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली धब्बा लगा है। और एक बार फिर बताऊंगा, हमें जितने भी हमारे सीडीएस को हैं, डीसीजीआई, इनको ध्यान रखना चाहिए। भले ही इस कंपनी ने हमारे इंडियन मार्केट में इन ड्रग्स को, इन कफ सिरप को नहीं उतारा है, बट डेफिनेटली ऐसी और बहुत सारी जेनरिक कंपनी होंगी जिनको इंडिया में बेचने की भी हो सकता है उनको इजाजत मिल चुकी हो, वो बेच रही हो। तो कहीं ना कहीं हमें जितने भी कफ सिरप इस तरह के बन रहे हैं, कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी बन रही है जिनको हमने परमिशन दी है, उन सबकी स्क्रूटनी होनी चाहिए, उन सबके सैंपल्स होने चाहिए, उनके बैच नंबर्स देखने चाहिए और उनका क्वालिटी स्टैंडर्ड्स चेक करना चाहिए, कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है वो देखना चाहिए। एक बात बताना चाहूँगा, आपने बताया भी था, ये जो जिसकी बात कर रहे हैं डाइएथाइल की, ये अभी से नहीं, ये दुनिया में दसियों एपिडेमिक कर चुका है। 1987 में इसने यूएस में करा, 69 में अफ्रीका में करा, स्पेन में हुआ, ऑस्ट्रिया में हुआ, इंडिया में 86 में हुआ, नाइजीरिया में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, हैती में हुआ, चाइना में हुआ। तो मतलब इतने सारे एपिडेमिक हो चुके हैं, इतने सारे सर मेरा जो कंसर्न एक और था कि जो इंडियन मार्केट में ऐसे कंपोजिशन को अप्रूवल क्यों दिया जाता है, इस पे मेरा WHO से भी सवाल है, सीडीएसको से भी और डीसीजीआई से भी है। क्या आम नागरिकों को बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन दवा लेके और गटक लेने की जरूरत है? बिल्कुल। आप जैसे हमारे यहाँ कल्चर है ना, जैसे आजकल ऑनलाइन फार्मेसी चालू हो गई, लोग एक बार डॉक्टर को दिखाते हैं, उसी पर्चे से 50 बार दवाई लेते हैं। अगर नहीं दवाई लेनी है तो कोई भी दवाई आप ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, या जाते हैं ओवर द काउंटर जिसको बोलते हैं मेडिसिन। आप गए फार्मेसी केमिस्ट के पास गए, आपने कहा डॉक्टर की फीस बचा लें, 100-200 रुपए, 300 रुपए, और दवाई खरीद लें। उसको बोला खांसी है, जुकाम है, कोई अच्छा कफ सिरप दे दे, वो आपको कोडीन वाला कफ सिरप देगा और उससे आपको नींद बढ़ जाएगी, वली साहब की बात सुनी, आपको लगता है दवाई बहुत केमिस्ट खुद ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, वो आपका पर्चा बदल दे रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा होता है। वो क्या करते हैं, उनको जिसमें ज्यादा मार्जिन होता है, जिस दवाई में, जिस प्रोडक्ट में, वो कहेंगे इसका सब्स्टिट्यूट ले लो। अब मरीज को क्या पता है? तो कहीं ना कहीं स्ट्रिंजेंट गाइडलाइन होनी चाहिए कि ओवर द काउंटर प्रोडक्ट की सेल नहीं होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, बिना डॉक्टर के पर्चे, रिसेंट खास के नए पर्चे के 5 दिन पुराने ज्यादा दवाई नहीं मिलनी चाहिए। नंबर 3, केमिस्ट को बिना रिटन परमिशन के डॉक्टर के सब्स्टिट्यूट नहीं देना चाहिए। नंबर 4, जितनी भी जेनरिक कंपनियां चल रही इंडिया में भी, जिनके पास लाइसेंस है बहुत सारे ड्रग्स बनाने का, कि बिकॉज वो बहुत सस्ते में दवाई दे रही हैं, अपना कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कर रही है, उनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को जरूर चेक करना चाहिए। तो ये हमें, बिकॉज दवाई को सस्ता ना देख के दवाई को अच्छा और दवाई को सेफ बनाने के लिए हमें काम करना चाहिए। जी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। डॉक्टर लोकेंद्र गुप्ता मेरे साथ मौजूद है, ये मेडिकल में इमरजेंसी मामलों के एक्सपर्ट हैं और मेदांता हॉस्पिटल के लिए काम करते हैं। डॉक्टर लोकेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद है कि गाम्बिया वाली घटना आपने भी सुनी होगी और ये बहुत ही दुखदाई है जो कुछ भी हुआ। अभी हमारे बाकी वरिष्ठ चिकित्सकों की ओपिनियन भी आपने सुनी। इस मामले में आप किसकी लापरवाही मानते हैं, पहला प्रश्न।
दूसरा, भारतीय बाज़ारों में जो इस तरह की होड़ मची हुई है इस तरह के कफ सिरप खरीद कर पी लेने की, वो, और तीसरा बिना प्रिस्क्रिप्शन के। जी नहीं सर, ब्रजेश जी डेफिनेटली इसमें लापरवाही तो हुई है और हर स्टेप को चेक करना पड़ेगा कि किस लेवल पे हुई है, क्योंकि डाईएथिलीन ग्लाइकॉल जो कि एंटी फ्रीजिंग एजेंट है, सर ने भी बताया, सूर्यकांत सर ने भी बताया कि ये एंटी फ्रीजिंग एजेंट को टॉक्सिन माना जाता है। इमरजेंसी में कई पेशेंट्स आते हैं, जैसे मिथेनॉल पॉइजनिंग है वैसे एथिलीन ग्लाइकॉल पॉइजनिंग के केसेस आते हैं, और जो सिम्टम आपने बताए थे कि पेशेंट को नोजिया वॉमिटिंग हुआ, बच्चों को नोजिया वॉमिटिंग के बाद फिर उसकी किडनी चली गई एंड देन बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन किडनी चली जाती है, लिवर पे असर पड़ता है। एक शब्द इस्तेमाल किया गया, एक्यूट किडनी इंजरी। बिल्कुल, ये इस पॉइजनिंग की जो मल्टी ऑर्गन फेलियर होता है उसमें किडनी जाती है, लिवर जाता है, ये पॉइजनिंग के मेन सिम्टम्स हैं। बिकॉज पेशेंट को, जो बच्चे थे उनको कंटिन्यूस वॉमिटिंग हो रहा होता है, वॉमिटिंग की वजह से डिहाइड्रेशन होता है, उसकी वजह से किडनी अफेक्ट होती है, और इथिलीन ग्लाइकॉल का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो लिवर में होता है, तो वो लिवर फेलियर होता है। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये इट शोज़ कि हाँ, ये इथिलीन ग्लाइकॉल की पॉइजनिंग हुई है। जो कंसंट्रेशन है वो कहीं बहुत ज़्यादा है और कहीं ना कहीं किसी लेवल पे उसका चूक हुई है, और वो हमें नापना, मतलब देखना पड़ेगा, चाहे वेदर DCGI है, चाहे गुड प्रैक्टिसेस, कहीं ना कहीं हमसे लैप्स हुआ है, क्योंकि अभी तो बहुत जल्दी है इसके बारे में कहना कि किस लेवल पे हुआ है, क्योंकि हमारी कंट्री से गया है, हमारी कंट्री का नाम पूरे वर्ल्ड में अब मतलब ख़राब हुआ है, डेफिनेटली बोलना पड़ेगा, बट लेकिन इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। ये जो इंडियन मार्केट में कफ सिरप्स अवेलेबल हैं, ये क्या सेफ़ हैं या नहीं हैं, या जो आज दर्शक हैं ना, तमाम लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं या यूट्यूब और फेसबुक पे लिख रहे हैं, लाइव आप लोग जो बोल रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, हज़ारों कमेंट्स आ रहे हैं, लोग लिख रहे हैं कि वो कैसे श्योर करें कि जो कफ सिरप वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो सेफ़ है या नहीं, डॉक्टर से लिखाएं या उनको कुछ बताया जाए इस बारे में। नहीं सर, देखिए पहले तो ओवर द काउंटर मेडिकेशन मतलब होता है नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन, और वो मेडिकेशन जिसको लेने से कोई भी साइड इफेक्ट और हार्म नहीं होता है। तो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कफ सिरप अलाउ होना ही नहीं चाहिए, और अभी तक हमारे पास वैसे पेशेंट्स नहीं आ रहे हैं जो कि हमने गैम्बिया में देखे हैं। जैसा कि सूर्यकांत सर ने बताया ही था कि अभी हमारे पास लास्ट 10 से 15-20 सालों में ऐसे पेशेंट्स नहीं हैं। हाँ, कुछ एपिडेमिक हुई हैं 86 में जैसे इंडिया में हुई थी, बट लेकिन एट द सेम टाइम बिना प्रिस्क्रिप्शन के अगर हम दवाइयाँ खरीद रहे हैं केमिस्ट के पास जाके, तो सर ओवरडोज होता है। जैसे कि आपने बताया सर, कोडीन सिरप है, उसका इतना ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है दिल्ली में और मुंबई में, उसका आप एज ए कॉकटेल यूज़ कर रहे हैं लोग पब में, और आप देखेंगे बार में उसकी कॉकटेल मिल रही है कोडीन तो सिरप। क्या क्या रिकमेंडेशन है कि क्या प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट ही यूज करना चाहिए या फिर कोई भी जाए और खरीद के पी ले? नहीं सर, बिल्कुल प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के अलावा कफ सिरप को वैसे बिल्कुल देना ही नहीं है। और US FDA ने 2007 में एक गाइडलाइन और रिकमेंडेशन और वार्निंग रिलीज कर दिया था अगेंस्ट द यूज ऑफ कफ सिरप, कफ एंड कोल्ड मेडिकेशन इन लेस देन 6 years ऑफ एज। 6 साल से छोटे बच्चों में कफ सिरप आपको देना ही नहीं है। और सर यही काम भारत में ज्यादा होता है, यहाँ 6 साल से कम वालों को सिरप मस्ट है सर वो यहाँ हर घर में अगर छोटा बच्चा है 4 बोतल रखी है पीछे। सर इतने साइड इफेक्ट हैं सर उसके, चाहे कोडीन हो चाहे डेक्स्टर, कफ सप्रेसेंट हो। सर कफ एक नेचुरल रिफ्लेक्स है, गुप्ता जी अभी बता रहे थे कि एक नेचुरल रिफ्लेक्स है, अगर हम उसी को सप्रेस कर देंगे तो जो हम स्पूटम निकाल पाते हैं वो भी नहीं निकल पाएगा, फर्दर और निमोनिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसके साइड इफेक्ट इतने ज़्यादा है। थैंक यू डॉक्टर लोकेंद्र। और मेरे साथ बहुत ही मशहूर चिकित्सक PGI की डॉक्टर प्याली घोष जी भी जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर घोष, बहुत शुक्रिया, और कोविड टाइम के बाद आप सब फिर से आज इकट्ठा हुए, आपको सबको देख रहे हैं, तो बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। ये गाम्बिया की घटना ने वर्ल्ड वाइड एक बड़ा ही शॉकिंग इंसिडेंट रहा कि एक इंडियन फार्मा कंपनी का जो सिरप था उसने गाम्बिया में किस कदर बच्चों में मौत बांटी, और WHO ने इस पर प्रतिबंध लगाया। अब लोगों का कंसर्न आज सुबह से इस बात के लिए आ रहा है, जिसके लिए हम ये डिबेट आयोजित कर रहे हैं कि इंडियन मार्केट में जो कफ सिरप मौजूद हैं वो कितने सेफ़ हैं, किसे देना चाहिए, किसे नहीं देना चाहिए। और एक और बड़ा ट्रेंड है सोसाइटी में, आप लोग तो डेली लाइफ में इसको फेस करते होंगे कि केमिस्ट के यहाँ पहुँचे, बताए खांसी आ रही है और 4 बोतल लाए, पी गए घटाघट, तो प्रिस्क्राइब्ड हुआ ही नहीं और अपनी मर्जी से खा पी रहे हैं। तो ये तो बड़ा घातक है। कैसे हम लोग निपटें इस परेशानी से? आप जो काम कर रहे हैं ना, वही सबसे महत्वपूर्ण काम है।
कि आप जो है अवेयरनेस फैला रहे हैं लोगों के बीच में कि ये होना ही नहीं चाहिए। तो कम से कम अभिभावक आपके कहने पर ये डिबेट से या आप जो टीवी प्रोग्राम कर रहे हैं उससे ये समझ तो पाएंगे कि कहीं वो गलत काम कर रहे हैं। अदर देन दैट एक गवर्नमेंट अथॉरिटीज जो हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल बन जाता है, तो उनको भी बहुत स्ट्रिक्टली चीज़ों को देखिए। ये जो किस्सा हुआ है ये पहले भी हो चुका है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। मतलब 92 से 2017 के बीच में ये नामीबिया तो नहीं, ये आपके पनामा में हुआ है, बांग्लादेश में हुआ है, इंडिया में 2 बार हो चुका है कि कफ सिरप से पॉइजनिंग्स हुई हैं जी। अब आप लोगों को ये अच्छे से अभिभावकों के लिए कहेंगे कि समझना पड़ेगा कि जो सेफ से सेफेस्ट दवाई भी होती है वो भी अगर आपने गलत डोज में दिया, क्योंकि बच्चा जो है वो आधा आदमी नहीं होता है, वो जो है ना आपने उसको आधी गोली दे दी, क्वार्टर गोली दे दी, ये चीज़ नहीं चलती है। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि उसके वजन के हिसाब से डोजिंग की जाए। मतलब आज से 2 महीने बाद भी आएगा तो उसका वजन बदल चुका होगा, तो उसका डोज बदल चुका होगा। नॉट ओनली दैट, कितनी देर में दी जाए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सेफ दवाई है, देखिए पैरासिटामॉल। अब पैरासिटामॉल अगर आपने 4 घंटे से पहले ले ली तो वो आपके लिवर के लिए हानिकारक हो जाता है। तो सेफ से सेफ दवाई भी अगर सही ढंग से, सही डोज में, सही इंटरवल पे और सही दिन तक न लिया जाए तो नुकसान तो वो करेगा ही। और समझने वाली बात ये है कि बच्चे ना, उनके सारे सिस्टम्स इमेच्योर हैं, मैच्योर होने लगते हैं। तो जो लोड हमारी किडनी या हमारा लिवर हैंडल कर ले जाएगा, ये लोड बच्चों को दवाई का नहीं हैंडल कर पाएंगे। तो इसीलिए हम पीडियाट्रिशियंस हर बार उनको समझा के भेजते हैं अभिभावकों की, पुराना वाला प्रेस्क्रिप्शन आप दोबारा से इस्तेमाल मत करिएगा। जरा सा कुछ भी हो जाए तो आप बच्चे अंडर 5 मैडम, आई हाईली अप्रिशिएट यू, आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन आपने ये एक स्टेप आगे की बात कही। मैं कह रहा हूँ मेंटालिटी इंडियन कम्युनिटी में मेजॉरिटी में इस बात की है कि प्रिस्क्रिप्शन तो बहुत दूर की बात है, वो तो खुद ही केमिस्ट के यहाँ पहुँच जाते हैं और उठा लाते हैं और पिला देते हैं बच्चों को। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन 2 साल से नीचे के बच्चे को तो कफ सिरप एडवोकेट ही नहीं करना, उसके लिए बनी ही नहीं है। अगर कोई कहता है कि बनी है, गलत कहता है। और अगर 5 साल से नीचे के बच्चे को देना भी है तो बहुत सोच विचार के दिया जाता है। मैंने ऐसा बच्चा हो, हम मूलतः उसमें ढूंढते हैं कि कारण क्या है इस खांसी का, और हम मूल कारण को, जड़ को ही उखाड़ने की कोशिश करते हैं, खांसी को ट्रीट करने की कोशिश नहीं करते हैं। सो ये भी अभिभावकों को समझना पड़ेगा कि थोड़ा सा सब्र रखें। अगर हाँ बच्चे को बिल्कुल रात में सो ही नहीं पा रहा है, बच्चे को बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है, उसकी दिनचर्या ही पूरी चली गई, तब हम लोग थोड़ा बहुत, थोड़ी मात्रा में देते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं देते हैं, पर ये डिपेंड करता है कि बच्चे को कौन सी बीमारी है। अगर ये वायरस है तो इसमें काम नहीं करेगा, अगर बैक्टीरिया है तो हमें क्या एंटीबायोटिक देना है कि नहीं देना है, कितने दिन में देना है। तो ये मूल रूप से जो बीमारी होती है उसको ट्रीट करना होता है, सिम्टम को। मैडम, तो आप ये सजेस्ट कर रही हैं कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के किसी भी तरह का कोई भी सिरप इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? बिना प्रिस्क्रिप्शन के तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और उस प्रिस्क्रिप्शन पे अगर एलोपैथिक मेडिसिन लिखा है तो एलोपैथिक डॉक्टर का नाम, उसका MCI रजिस्ट्रेशन नंबर वो छपा होना चाहिए कि वो सही में एलोपैथिक डॉक्टर है। क्योंकि हमने अपने आप से देखा है कि दूसरे हर पैथी में आप अपनी पैथी छोड़ के दूसरे पैथी का दवाई इस्तेमाल करने लग जाते हैं। आपको उसका पढ़ाया ही नहीं गया हो, लेकिन फिर भी आपने वो। मैडम, अभी आप जब जुड़ी नहीं थी तब मैं इन सब डॉक्टर साहब लोगों से चर्चा कर रहा था और इन्हें बता रहा था अपने अनुभव कि भारत ऐसा देश है ना जहां अस्पताल में कम, सड़क और घर पे ज्यादा डॉक्टर हैं। सही कह रहे हैं आप, कहने पे तो टैक्स नहीं लगता। फला ने कहा है फला दे दो तो हमने दे दिया, वो उससे ठीक हुआ था तो हमने वही दे दिया। जी, बहुत शुक्रिया आपका। मैं डॉक्टर सूर्यकांत को आमंत्रित करता हूं। जो कहता है वो वही खिलाता है। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर सूर्यकांत जी भी मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सूर्यकांत जी,
डॉक्टर प्याली घोष ने जो मुद्दे उठाए वो बहुत ही सटीक हैं और सही हैं कि हमें इन विषयों पे और ख़ास तौर पर डोज देने में किस तरह से सावधानी बरतने की ज़रूरत है। लेकिन सर ये तो बहुत नेक्स्ट स्टेप है। डोज मतलब आपने डॉक्टर को दिखाया। मेरा तो प्राइमरी कंसर्न है कि ये जो केमिस्ट के यहाँ गैंग चल रहा है, गए और लिए गट लिए और खुद ही डॉक्टर बन गए, इनसे कैसे निपटा, इनको समझाया कैसे जाए? मतलब एजुकेट करना बड़े चैलेंजिंग काम है। जी ब्रजेश जी, डॉक्टर प्याली जी बहुत वरिष्ठ हैं और मैं आपको सबको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि प्याली जी ने हमको एज ए MBBS स्टूडेंट पढ़ाया है, तो हमारी गुरु भी हैं। तो हमारी देखिए आपके टीचर हैं, उन्हें प्रणाम करिए। बिल्कुल प्रणाम कर रहा हूँ। और दूसरी बात मैं ये बता दूं कि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि खांसी आई मतलब कफ सिरप लेना है। मैं आपको बताऊं कि 70% खांसी के जो रोगी हैं उनको किसी कफ सिरप की ज़रूरत नहीं है। आप सुन लीजिए, मैं रिपीट कर रहा हूं, 70% का कफ जो है, खांसी है, वो बिना खांसी के सिरप की ठीक हो सकती है। जैसे मेरे एक गुरु कहते थे कि भाई सर्दी जुकाम वायरस के कारण जो खांसी होती है वो दवा लोगे तो 7 दिन में ठीक होगी, दवा नहीं लोगे तो 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगी। तो हम लोग सोचते थे सर क्या बोल गए, कुछ गलत बोल गए क्या? तो हम लोग कहते सर रिपीट करिए, तो वो कहते थे कि दवा लोगे तो 7 दिन में ठीक होगी, नहीं लोगे तो 1 हफ्ते में ठीक होगी। मतलब ये है कि कुछ तो सेल्फ लिमिटिंग बीमारियां हैं, वो 5 से 7 दिन अपने आप रहती हैं। थोड़ा बहुत आदमी खांस लिया, अगर आप स्टीम भी ले लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं, जैसे मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, अरे सर 10 कप सिरप पी डाले, 10 तरह के एंटीबायोटिक ले लिए, खांसी नहीं जा रही है। तो मैंने कहा कि अरे मैं क्या तो बताऊं, कोरोना टाइम में जब शराब की दुकानें बंद थी डॉक्टर साहब, अब मैं कहना नहीं चाहता अब क्यों कहलवा रहे हैं, मतलब क्या किया है लोगों ने, मतलब लानत ऐसे लोगों पे। जी तो मैंने कहा कि आप रात का खाना कितने बजे खाते हैं? बोले रात का खाना तो सब देर से खाते हैं, वही एक खाना खाते हैं, पूरा भरपूर खाते हैं, 10-11 बजे तक खाते हैं। तो मैंने कहा आप 7 बजे के अंदर खाना खाइए, 2 दिन में आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। तो लोगों को पता ही नहीं है। मैडम ने बिल्कुल ठीक कहा है कि पहले खांसी का कारण तो पता चलिए, तब निवारण होगा। और इसी तरह से जी अब एक दिन लोगों ने कहा कि साहब खांसी आ रही है और जा नहीं रही है। तो मैंने उनका लंग फंक्शन कराया, लंग फंक्शन कमज़ोर निकले, तो उनको इन्हेलर लिख दिया और मैंने सब कफ सिरप हटा दिए। कहे डॉक्टर साहब आपने सब तो एक इन्हेलर लिख दिया और कुछ लिखे ही नहीं, खांसी कैसे ठीक होगी? तो मैंने कहा ये खांसी भी इन्हेलर से ही ठीक हो जाएगी। ये अस्थमा की खांसी है, इसमें खांसी के सिरप की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इन्हेलर की ज़रूरत है। इन्हेलर 2 दिन लिया, वो फ़ोन आया, डॉक्टर साहब आपने तो क्या जादू कर लिया, बिना खांसी के सिरप के खांसी ठीक कर दी। तो आपके दर्शकों को ये भी जानना चाहिए कि खांसी ज़रूरी नहीं है कि हर खांसी में कफ सिरप का इस्तेमाल किया जाए। एक मैं डॉक्टर यादव की बात से बहुत सहमत हूँ कि खांसी के कारण जो प्रॉब्लम हो रही है या जो अभी रिपोर्ट आई है, तो साथ में कोमॉर्बिड कंडीशन उस बच्चे की क्या थी, ये भी फुल डायग्नोसिस नहीं आई है। एक्चुअली WHO ने जो दिया है वो केवल उसके साइड इफेक्ट का विवरण जो गाम्बिया से मिला है वो उन्होंने दे दिया है, लेकिन इसके साथ कंप्लीट डायग्नोसिस क्या थी। अगर खांसी केवल दूसरी बीमारी के कारण मैनिफेस्टेशन था, तो एक ये भी महत्वपूर्ण कारण है कि क्या मूलतः कफ सिरप से डेथ हुई या एक्यूट किडनी इंजरी जो हुई वो कफ सिरप के कारण हुई या मूल बीमारी के कारण हुई। जैसे बहुत से ऐसे वायरस बैक्टीरिया हैं जो आपके गले में अटैक करते हैं, फेफड़े में भी अटैक करते हैं और किडनी पे भी अटैक करते हैं। हम लोग का फेफड़े की बीमारियों का संबंध किडनी से भी है, उसको कहते हैं पल्मोनरी रीनल सिंड्रोम, अर्थात फेफड़े की बीमारी लेकिन किडनी पे भी असर डाल रही है। तो फेफड़े में भी फेफड़े की बीमारी के कारण खांसी पैदा कर रही है और उसका जो असर किडनी में जा रहा है उससे एक्यूट किडनी इंजरी हो रही है। तो ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इसको इतना आसानी से नहीं हम ले सकते, बहुत ज़्यादा सरलीकरण नहीं कर सकते हैं और हमें इस पे भी और बिना दिखाए सिरप ना लेना। जी बिल्कुल नहीं। ये तो अच्छा हुआ आपने डिबेट कर ली, कम से कम जितने लोग देख रहे हैं उनसे मेरा करवत निवेदन है कि भाई अब कह रहे हैं हिंदू मुसलमान पे डिबेट नहीं कर रहे हो, ज्ञानवापी पे नहीं कर रहे हो। मैंने कहा आज हम इस पे कर रहे हैं, जो घर पे 2-2 बोतलें रखे हो इस वो तो पहले जान, हर घर में जो 2 बोतल रखी है ना, किसी इंडियन घर में चेक करा लो, कई लोगों 2 बोतल आप विश्वास नहीं करेंगे, बिना डॉक्टर से पूछे पी रहे हैं। ब्रजेश जी कई लोग तो ऐसे हैं कि खांसी जल्दी ठीक हो जाए तो बोतल खोली, चम्मच कौन ले और सीधे गट पी जाते हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे। नहीं चाहता डॉक्टर साहब, इसका कुछ और भी इस्तेमाल लोग कर रहे हैं, क्या तो बताएं, मुझे तो बड़ा मतलब अजीब लगता है कहते हुए। पद्मश्री डॉक्टर एम वली साहब मेरे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब वली साहब, डॉक्टर प्याली घोष ने भी अपने विचार रखे, आप हमारे दर्शकों को क्या सुझाव देना चाहोगे इस मसले को लेकर, क्या सावधानी बरतें? देखिए मैं तो ये कहूंगा, कोई भी दवा, आज हम कफ सिरप की बात कर रहे हैं, कल हम हो सकता है किसी और दवा की बात करें, दवा का इस्तेमाल
दवा का जो प्रभु है, मैं यहाँ थोड़ा एग्जेजरेट कर रहा हूँ, दवा की जो अथॉरिटी है, इसको सिंपल कर दिया मैंने, उससे पूछ के कीजिए। अथॉरिटी कौन है? जो आपका पसंदीदा डॉक्टर है, वो आपकी अथॉरिटी है, उसका कहना मानिए, उससे रिटेन में लीजिए। केमिस्ट लोग बहुत समझदार हो गए हैं वैसे ऑलरेडी, वो बगैर प्रिस्क्रिप्शन की ऐसी दवाएं नहीं दे रहे हैं, उनको अपने लाइसेंस का खतरा हो जाता है। लेकिन मेरी सलाह ये है कि ओवर मेडिकेट होता है पेशेंट, क्योंकि वो एक समय में एक से अधिक डॉक्टरों को भी दिखाता है, वो दोनों डॉक्टरों की दवाई जारी रखता है, एक ये भी फिनोमेना है। लेकिन आपका आज का जो ये डिबेट है, इससे सबसे बड़ा मैसेज ये जा रहा है कि भारत एक ऐसा देश जो दवाओं को एक्सपोर्ट कर रहा है, बहुत बड़ी तादाद में सस्ती दवाओं को कर रहा है, और वो सबसे कॉम्पिटेंट वे में वैक्सीन्स और मेडिसिन्स, HIV की मेडिसिन्स भेज रहा है। सर मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ इंडियन फार्मा सेक्टर को, लेकिन सर ये जो हमारे बीच ब्लैक सीप्स है ना, इनको भी पकड़ के इनको दबोचना पड़ेगा सर। नहीं, वो अपना पाएंगे, काबू में आएंगे। मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी जो सरकारें हैं, ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट हैं, ये जब कोई चीज का बीड़ा उठाती हैं तो ये तह तक जाती हैं। सर आई होप सो सर ऐसे स्थिति हो, वरना 3 स्टेप जंप करके कोई गाम्बिया में ही सप्लाई कर रहा है दुनिया भर का लाइसेंस लेके, ये मतलब बड़ा हैरान करता है सर। कोई ना कोई नेक्सस सिंडिकेट जरूर होगा सर, आज नहीं कल, मैं अपने अनुभव से आपको सर कह रहा हूँ सर। इसको करना पड़ेगा हमको, इसके लिए एक जान की कीमत को समझना पड़ेगा। मैंने कोविड के करेक्ट टाइम सर, में बार-बार ये बात कही। बहुत शुक्रिया सर। मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूँ। डॉक्टर SNS यादव मेरे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर CMO हैं लखनऊ के। डॉक्टर यादव, एक बात तो निकल कर सामने आई कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, हमें उससे समझना चाहिए। और दूसरा, बिना प्रिस्क्रिप्शन के इंडियन कम्युनिटी में जो दवा खाने और पीने का चलन है, ये कैसे रोका जाए? देखिए ब्रिजेश जी, मैं ये कहना चाहूँगा, पहली बात तो जो गाम्बिया वाली घटना पर अभी डॉक्टर सूर्यकांत ने भी कहा, इस पर पूरी जांच होने के बाद ही हम किसी पर दोषारोपण करें। दूसरी हमारा ये है, आज का जो आपका डिबेट है, एक तरीके से पब्लिक में जागरूकता के लिए डिबेट आपने किया है, इसका बहुत बहुत आपको धन्यवाद हम लोग करेंगे। मैं आपका शुक्रगुजार हूं सर। कोई भी दवा, हालांकि आप लोगों की 6 लोगों की फीस इतनी ज़्यादा, अगर इंडिविजुअल कोई कांटेक्ट करेगा बहुत पैसे लग जाएंगे, और मैं शुक्रगुजार हूं कि आप सब फ्री में एडवाइस दे। कोई भी देखिए, टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट है, ये जो गड़बड़ वाली कंपनियां हैं जो सब स्टैंडर्ड बनाती, इस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और जो प्रतिबंधित दवाइयां हैं उनको ग्लाइकॉल्स वगैरह को कफ सिरप से हटा देना चाहिए, इथिलीन ग्लाइकॉल और जो है जी, तो अच्छी कॉम्बिनेशन की दवाइयां दिया जाए। एक्सपोर्ट को सघन मतलब गहन परीक्षण के बाद ही उन दवाइयों को बाहर भेजा जाए। इंडिया में आप जो फार्मासिस्ट की बात कर रहे हैं, 90% स्टोर बिना केमिस्ट, बिना फार्मासिस्ट के चल रहे हैं। वो तो इंटर BA पास करके, 8वां पास करके दवाई का दुकान खोल के किसी का लाइसेंस, मुझे क्या लगता है मैसिव कैंपेन चलाने की जरूरत है, और हमको गाम्बिया की घटना से एक सबक और सीख की जरूरत है। डॉक्टर गुप्ता, आपकी क्या ओपिनियन है? डॉक्टर DK गुप्ता। एक तो सबसे बड़ी अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है, जैसे डॉक्टर प्याली ने बोला है कि हमें कहीं ना कहीं एजुकेशन देने की ज़रूरत है। जो पेशेंट है, उसके अटेंडेंट्स हैं, जो बच्चा है, उसके पेरेंट्स हैं, कहीं ना कहीं सबको तुरंत इंस्टेंट रिलीफ चाहिए। वो कहीं ना कहीं डॉक्टर को समय ज़्यादा देने की ज़रूरत है, बिकॉज हमारे डॉक्टर पेशेंट रेशियो सही नहीं है, हमारे डॉक्टर्स कम है, पेशेंट ज़्यादा है। खास करके गवर्नमेंट सेक्टर में OPD का नंबर बहुत ज़्यादा होता है, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर जो है मरीज़ को 2 मिनट या 3 मिनट या 5 मिनट देता है। उस समय बहुत सारे जो पेशेंट की क्वेरी होती हैं, क्वेश्चन होती हैं, जो उसको एजुकेशन देनी है, जो क्वेश्चन हमें उनके जो पूछ भी नहीं रहे, उन क्वेश्चन के उन्हें आंसर बताने हैं कि क्या दवाई के साइड इफेक्ट हो सकते हैं, क्यों नहीं देना है इसको। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन अवेयरनेस की जरूरत है। तो डॉक्टर के अलावा जैसे आपका माध्यम है, प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इन सबको चाहिए, हमें बताना चाहिए। दूसरी बात है कि जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, चाहे वो DCGI है, चाहे CDS को है, इनको थोड़ा स्ट्रिंजेंट पॉलिसी बनानी पड़ेगी, बिकॉज फार्मा इंडस्ट्री का बहुत बड़ा मार्केट है, वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ा मार्केट है, और कुछ परसेंटेज शेयर इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, वो उसको। बहुत शुक्रिया। लोकेश जी ने आपने एक मुद्दा उठाया था कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों को देने में हमें एहतियात बरतना चाहिए। प्याली जी भी वही, डॉक्टर प्याली ने भी वही मुद्दा उठाया। लेकिन ये अवेयरनेस कैसे फैलाई जाए? और दूसरा,
डॉक्टर कम्युनिटी हो या केमिस्ट की कम्युनिटी हो या डिस्ट्रीब्यूटर्स हो फार्मा के, इन सब का एक सिस्टम डेवलप हो गया जिनके कारण ये सब परेशानियां लोगों के समक्ष आ रही है। और मुझे लगता है गाम्बिया की घटना हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है, सीख जाए तो अच्छा है। नहीं ब्रजेश जी, बिल्कुल सही। ये घटना हमारे लिए आई ओपनर है, हमारे लिए, पूरे इंडिया के लिए, और इससे हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और सबक ले सकते हैं। डेफिनेटली 6 साल से कम बच्चों के लिए जो हम कफ सिरप एंड कफ एंड कोल्ड मेडिकेशन होता है उसको अवॉइड करना है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है पेरेंटल एजुकेशन, और जो अवेयरनेस जो आपके कार्यक्रम के थ्रू हो रही है और बाकी मीडियाज़ होते हैं, प्रिंट मीडिया होता है, उसके थ्रू हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। डॉक्टर्स को भी उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि वही होंगे जिसकी बात एक पेशेंट सुनता है और उसको फॉलो करता है। और जहाँ तक केमिस्ट का है तो ओवर द काउंटर मेडिकेशन वाले रूल को हमें वापस से स्ट्रिक्टली है ना उसको लॉ में लाना ही पड़ेगा। और बिना प्रिस्क्रिप्शन के इस तरह के कफ सिरप नहीं दिए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और डॉक्टर प्याली घोष जी, आपकी क्या ओपिनियन है और फाइनल एडवाइस क्या आप हमारे दर्शकों को इस गाम्बिया घटना के अगर हम उसमें आउटलुक में देखें तो क्या देना चाहेंगी? देखिए, हमारी मेमोरी है बड़ी शॉर्ट, क्योंकि 1992 से 2017 के बीच में ऐसी घटनाएं कई कंट्रीज में हुई। इनफैक्ट पनामा में तो 300-350 बच्चे मर भी गए थे। ये जो गाम्बिया वाली बात है ना, इसमें मात्र 66, हालांकि एवरी लाइफ इज प्रीशियस, लेकिन मात्र 66, ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि दवा सिर्फ 66 बच्चों को पिलाई गई होगी। मैडम, जो इनिशियल रिपोर्ट है वो बहुत सप्रेस किया गया, ऐसा लगता है कि वहाँ मौतें ज़्यादा तादाद में हुई हैं, लेकिन WHO और वहाँ की गवर्नमेंट ने इसको बहुत सप्रेस किया, ऐसी भी इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट्स हैं। जैसा भी हो, लेकिन ये नंबर्स जो एक्सपोर्ट होते हैं उसकी तुलना में ये नंबर्स बहुत कम लगते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि हजारों को मिला होगा कफ सिरप, बल्क में सामान गया होगा और सिर्फ 66 लोगों की डेथ हुई होगी। आप 66 ना मानो, आप 100 भी मान लो, 150 भी मान लो अगर, तो ये तो हम थोड़ा गले के नीचे उतर नहीं रहा है कि बस 100-200 डोज गए होंगे, गए तो हजारों की डोज में होंगे। मिले भी, गाम्बिया की पॉपुलेशन बहुत कम नहीं है और ये सीजन है सर्दी खांसी जुकाम का, तो बच्चों को मिले तो होंगे। तो क्या कारण है ये तो ढूंढना पड़ेगा और ज्यादा। दूसरी बात ये है कि हम लोग जो है, जैसे काउंटर पे मरीज जाता है, उसको हमने बोला कि भाई फला दवाई आप खा लो, तो वो वहाँ पर, जैसा आपने मुद्दा भी उठाया था कि फार्मासिस्ट हो ना हो वो गलत दवा दे दे, या ये तो नहीं है हमारे पास, हम आपको सब्स्टिट्यूट दे देते हैं। तो आपका काम तो आप कर रहे हो कि आप अवेयरनेस पैदा कर रहे हो, पर हमारी तरफ से ये बहुत ज़रूरी है कि एज ए डॉक्टर, एज ए पीडियाट्रिशियन, हम भी अवेयरनेस अपनी तरफ से दें। एक कि दवा वो वापस ले करके खरीद करके हमें दिखाएं, तो हम सामने सामने दवा खोल करके उनको डोज समझाएं। 2, उनको एक समय का फ्रेम दें, थोड़ा सा उनको ढांढस रहेगा कि आप 48 घंटे 72 घंटे वेट करें, तो उनको ये रहेगा कि डॉक्टर साहब ने कहा था। तो वो जो काउंसलिंग पार्ट है ना, वो पार्ट डॉक्टर्स की तरफ से भी बहुत अच्छे से होना चाहिए। वो थोड़ा सा समय लगेगा, पर हमको बढ़ाना पड़ेगा। हम शायद 100 मरीज ना देख पाए, हम 80 ही देखें, लेकिन हमको थोड़ा सा काउंसलिंग पार्ट, मरीज को समझाने वाला, उसके 100 सवाल हो, हमें जवाब तो देना पड़ेगा और बहुत पेशेंटली जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए तो उसका बच्चा बीमार है। करेक्ट मैम, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सूर्यकांत जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? 20 सेकंड। एक सेंटेंस कह के खत्म करूंगा कि भाई दवा डॉक्टर के लिए है और दुआ आपके लिए है। डॉक्टर को दवा देने दीजिए, आप दुआ करिए, और दोनों मिलकर हम मरीज को ठीक करें। केमिस्ट के लिए क्या कहेंगे सर, जो बैठा हुआ है आपका पर्चा? वली साहब तो बड़े शिकार हैं बेचारे, ये तो बता रहे हैं इनका पर्चा ही बाहर केमिस्ट बदल देता है। अब ये तो भाई ये सही बात है, मैं तो खुद बता रहा हूँ। आप किसी मेडिकल स्टोर चले जाएं, एक से एक काबिल डॉक्टर बना बैठा है, केमिस्ट ही खुद डॉक्टर हो गया है। जी जी जी, बड़ा कठिनाई है डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया, और मैं आप सबका बहुत कृतज्ञ हूँ। और बहुत ये तो बहुत खतरनाक होता है। जी जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ और विशेष आभार प्रकट करता हूँ कि आप सब अपनी प्रैक्टिस से निकल के और बहुत कीमती वक्त हमारे दर्शकों के लिए निकाला। उम्मीद करते हैं कि इतने मशहूर, जानकार, वरिष्ठ और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की एडवाइस के बाद आप लोग कुछ सबक लेंगे और कुछ सीख लेंगे। ऐसा ना हो कि फिर केमिस्ट की दुकान पे गए और कुछ बोतल लिया और गटक गए। ये आपके और आपके बच्चों के लिए और आपके खुद के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है।
इंटरनेट खोलिए, गाम्बिया टाइप करिए और वहाँ की घटना के पढ़िए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जो कांड हुआ है। अपना ध्यान रखिए।